नमस्कार छात्रों, आज हम वाक्य के भेद के विषय में अध्ययन करेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, किस किस आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम जानेंगे वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं वाक्य। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम बाजार जाता है, ये व्यवस्थित रूप है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ जाता है बाजार राम, यह व्यवस्थित रूप नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में 3 चीज़ें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। अगर वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग बताए गए हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो 2 अंग हैं। अब उद्देश्य हम किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वही क्या है? उद्देश्य है। अर्थात वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके संबंध में कुछ बताया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, वही क्या है? आपका उद्देश्य है। जैसे राम बाजार जाता है, तो आपने देखा राम के विषय में बता रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? हमारा राम है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? राम है। इसी प्रकार अगला है सुंदर बालक हंसता है। अब कैसा बालक हंस रहा है? कौन बालक हंस रहा है? सुंदर बालक हंस रहा है। तो सुंदर बालक क्या है? उद्देश्य है। सुंदर बालक के बारे में बातचीत हो रही है, बातें हो रही हैं। मोहन बीमार है, तो मोहन क्या है? यहाँ पर कर्ता है, और कर्ता ही क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उद्देश्य क्लियर है कि किसी भी वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। अर्थात वाक्य में जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है। अगला पार्ट है, अगला अंग है वाक्य का विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मैंने बताया शुरू में आपको, वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब विधेय क्या है? वाक्य में क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत वाक्य में निहित क्रिया, वाक्य के अंदर जो वर्ब है, क्रिया है, वो क्रिया का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, साथ ही पूरक तथा पूरक का विस्तारक को शामिल किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में 2 भाग हैं। पहला है कर्ता जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य को छोड़कर अर्थात कर्ता को छोड़कर जितना भी बाकी का आपका वाक्य बचता है, जिसमें कर्म होता है, कर्म का विस्तारक होता है, क्रिया होती है, क्रिया का विस्तारक होता है, तथा पूरक और पूरक का विस्तारक होता है, वो सभी किस में आते हैं? विधेय में आते हैं। अर्थात उद्देश्य को छोड़कर जितना भी आपका वाक्य बचता है वो सारा किस में आ जाएगा? विधेय में आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, सीता फल खाती है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। सीता क्या है? उद्देश्य है। फल खाती है क्या है भाई? आपका विधेय हो गया, क्योंकि जितना भी उद्देश्य को छोड़कर जितना भी आपका वाक्य बचा है वो सारा क्या है? विधेय है। राम ने रावण को मारा, राम ने। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ने, राम तो हमारा कर्ता है, हमारा उद्देश्य तो राम है, लेकिन ने को आपने विधेय में क्यों नहीं रखा? भाई क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो कर्ता का विस्तारक रूप है, कर्ता का कारक चिन्ह है। ठीक है, राम ने ये पूरा क्या है? उद्देश्य है। रावण को मारा ये क्या है? विधेय है। ठीक है, तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट को कहते हैं, कर्ता को कहते हैं, बाकी का जो बचता है उसे हम विधेय कहते हैं। अगला आगे चलते हैं। जैसे एक उदाहरण और है, मेरी बहन गीता आज विदेश जाएगी। अब देखो, गीता यहाँ पर कर्ता है, हम गीता के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन कर्ता का विस्तारक है मेरी बहन गीता, इसीलिए हमने इसे विधेय में नहीं रखा। आज विदेश जाएगी ये बचा हुआ है, तो ये हमने विधेय में रख दिया।
मेरी बहन गीता इसमें उद्देश्य है। और विधेय की बात करें तो आज विदेश जाएगी, ये क्या है, विधेय है। वाक्य के प्रकार, वाक्य के दो प्रकार बताए गए हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर जैसा कि हमने कक्षा 9 में अध्ययन किया कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 8 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं भाई, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, कौन कौन से हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। विधानवाचक क्या होता है, विधानवाचक थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में भी हम। विधानवाचक वाक्य वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी साधारण वाक्य होते हैं, जिनमें कर्ता और यानी एक उद्देश्य और एक क्या होती है आपके विधेय होता है। जैसे राम बाजार जाता है, ये सिंपल है, साधारण है। इच्छावाचक यानी कि किसी चीज़ के लिए कामना, तुम्हारा कल्याण हो, भाई मेरी इच्छा है, मैंने आपके लिए कामना की है ना, तो ये इच्छावाचक में आ जाए। आज्ञावाचक किसी को आज्ञा देना, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तुम पढ़ो, तुम खेलो, ये आज्ञावाचक। निषेधवाचक में होता है मना करना, किसी कार्य के लिए मना ही करना, जैसे तुम आज मत खेलो, निषेधवाचक मना कर रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होंगे, किसी जिसमें क्या, क्यों, कब ऐसे शब्दों का उपयोग होगा, जैसे तुम विद्यालय कब आए, भाई प्रश्नवाचक है। विस्मयादिबोधक अर्थात किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित होना, हे राम, अरे सीता, ये सभी विस्मय। संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं, संकेतवाचक वाक्य की बात करें तो यदि तुम पढ़ते तो परीक्षा में उत्तीर्ण होते। अब यहाँ पर संकेत दिया गया है कि भाई तुम यदि परीक्षा में पढ़ते तो उत्तीर्ण होते। संदेहवाचक क्या होता है, जैसे कि शायद आज वर्षा हो, या कल मैं विद्यालय आ पाऊँ, ये संदेहवाचक वाक्य हैं। ठीक है, अगला है रचना के आधार पर। भाई हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हो गए 8, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। बात करते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो रचना की बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में विभाजित किया है। इसके 3 भेद बताए गए हैं। यही हमारी कक्षा 10 का सिलेबस है, इसमें देखते हैं। इसी में से आपके प्रश्न आते हैं। पहला, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान देना है कि यहीं से हमारे क्या है भाई, प्रश्न आते हैं बोर्ड की एग्जाम में। सरल वाक्य, सरल वाक्य किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। भाई क्या है, एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है, यानी एक ही कर्ता होता है, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। एक ही क्रिया, एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे, सब्जेक्ट को कहेंगे, कर्ता को कहेंगे विधेय, बाकी का जो बचा हुआ है उसे हम विधेय में डालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोहन खेलता है। अब यहाँ पर रोहन क्या है, उद्देश्य है, विधेय क्या है, खेलता है। तो यहाँ पर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है। मीता दौड़ती है, यानी कि जितने भी सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य हैं, सारे सरल वाक्य में आते हैं। मीता दौड़ती है, मीता उद्देश्य है, दौड़ती है क्या है, विधेय है आपका। मीता करता है, दौड़ती है क्रिया है। आकाश भागता रहता है, आकाश सब्जेक्ट है आपका, करता है, उद्देश्य है, भागता रहता है, विधेय है। शाम पढ़ाई करता है, शाम क्या है, उद्देश्य है, पढ़ाई करता है, विधेय है। सरल वाक्य में अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, सरल वाक्य में जितने भी आपके साधारण वाक्य हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है, तो वो सभी वाक्य किस में आते हैं, सरल वाक्य में आते हैं। अगला बात करते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप लोगों ने
समास पढ़े हैं। समास में क्या कहता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है? दो पद होते हैं। तो संयुक्त वाक्य भी कह रहा है भैया हमारे पास दो वाक्य हैं। द्वंद्व समास कहता है कि भाई दोनों पद मेरे, दोनों शब्द मेरे प्रधान होने चाहिए। संयुक्त वाक्य भी कहता है कि भाई मेरे दोनों वाक्य क्या होने चाहिए? प्रधान होने चाहिए। तो देखो संयुक्त वाक्य की परिभाषा यही है, ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और सभी उपवाक्य प्रधान हों और वे किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े हों। अब अव्यय शब्द यहाँ आया है। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय शब्द के बारे में किसे कहते हैं कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय शब्द का दूसरा नाम है अविकारी शब्द, जिनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अव्यय शब्द कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य क्लियर है? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और सभी उपवाक्य प्रधान हों और वे किसी समुच्चय बोधक योजक या अव्यय से जुड़े हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से हैं भाई? देखो, और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसीलिए आदि, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर किसी को याद नहीं हो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है? तो समुच्चय बोधक अव्यय और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए इत्यादि। जैसे अब इसको उदाहरण से समझते हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। देखो सबसे पहले तो इसमें ये देखो समुच्चय बोधक अव्यय है कि नहीं, और से दो वाक्य जुड़े हुए हैं कि नहीं। और देखो मैंने कहा था कि भाई देखो इसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों ही उपवाक्य प्रधान होते हैं। अब देखो इसका क्या है, जैसे मैंने अगर इनको संयुक्त और मिश्रित वाक्य में अंतर निकालेंगे, सिंपल देख लो कि भाई संयुक्त वाक्य के दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दो और दोनों का अर्थ निकलेगा। देखो वह सुबह गया एक अलग वाक्य हो गया, वह शाम को लौट आया अलग वाक्य हो गया, दोनों हो गया। लेकिन हमने क्या किया, दोनों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य बन गया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अगला वाक्य देखते हैं, सोमेश आया था, वाक्य है। सोमेश बिना बोले चला गया, ये भी वाक्य है, लेकिन हमने किससे जोड़ दिया? परंतु। सोमेश आया था परंतु बिना बोले चला गया। दोनों दो उपवाक्य, दोनों उपवाक्य प्रधान हैं और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। प्रिय बोलो, असत्य नहीं, अर्थात प्रिय बोलो असत्य मत बोलो। दो उपवाक्य हैं लेकिन इनको जोड़ दिया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। इसी प्रकार मैंने बहुत परिश्रम किया इसीलिए सफल हो गया, मैंने परिश्रम किया मैं सफल हो गया। दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं, दोनों को जोड़ दिया इसलिए शब्द से, समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, वह बोला, एक वाक्य खत्म। तुम घर जाओ, दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ दिया समुच्चय बोधक से की। वह बोला कि तुम घर जाओ, तो समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा यही कहती है कि ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और सभी उपवाक्य प्रधान हों, वे किसी समुच्चय बोधक योजक या अव्यय शब्द से जुड़े हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो उपवाक्य होंगे, दोनों प्रधान होंगे और दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होंगे। अगला देखते हैं, अंतिम मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होते हैं भाई? हमने संयुक्त पढ़ लिया, सरल में क्या है, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा। ये सिंपल सेंटेंस जितने भी आएंगे, साधारण वाक्य जितने भी आएंगे सरल वाक्य में, साधारण को ही हम सरल कहते हैं, तो साधारण वाक्य कह सकते हैं, सरल वाक्य कह सकते हैं। अगला था हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये कहता है कि भाई दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और सभी उपवाक्य प्रधान होने चाहिए और सारे उपवाक्य आपस में किससे जुड़े हुए हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होने चाहिए। अब मिश्रित वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, अब वहाँ पर संयुक्त वाक्य में कहा था दोनों या तीनों, जितने भी दो या दो से अधिक अगर उपवाक्य हैं तो सारे ही उपवाक्य प्रधान होने चाहिए। लेकिन मिश्रित वाक्य कहता है जिन वाक्यों में एक ही प्रधान उपवाक्य हो और इस उपवाक्य पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित मतलब
एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके पीछे पीछे दो या दो से अधिक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। यह सभी आपस में किससे जुड़े होते हैं? जो, वह, कि, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, ये इन शब्दों से जुड़े होते हैं। मिश्रित वाक्य क्या कहता है कि भाई इन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है, एक उपवाक्य प्रधान होता है और उसके ऊपर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। यानी इन वाक्यों में क्या है, इनमें भी काफ़ी सारे एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन उन उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में दो सारे उपवाक्य प्रधान होंगे। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होगा और बाकी के उस पर आश्रित होंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम, जो औरत वहाँ बैठी है वह मेरी माँ है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मेरी माँ है, मैंने शब्द कहा, लेकिन कौन है मेरी माँ? किस पर आश्रित हूँ मैं? जो औरत वहाँ पर बैठी है, जो औरत वहाँ पर बैठी है वह मेरी माँ है। तो मैं यहाँ पर प्रधान उपवाक्य कौन सा है? जो औरत वहाँ बैठी है, वह उपवाक्य का है, वह मेरी माँ है। अगला है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखो शब्द से कुछ से जोड़ा है, जो, वह शब्द से जुड़ा हुआ है ना, और एक वाक्य प्रधान है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब यदि परिश्रम करोगे, प्रधान उपवाक्य, उत्तीर्ण हो जाओगे, इस पर आश्रित। यदि वही परिश्रम करोगे तो ही उत्तीर्ण होगे, वही परिश्रम करोगे तो ही उत्तीर्ण होगे, ये उस पर आश्रित है। परिश्रम, यदि परिश्रम करोगे यहाँ प्रधान है और उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कौन सा है? उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर भी कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये भी कौन सा वाक्य है? मिश्रित। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, यहाँ पर भी कौन सा वाक्य है? मिश्रित। तो देखो तीन वाक्य आपके क्लियर हुए हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक कर्ता एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य कहता है आपका यहाँ पर एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, सारे उपवाक्य प्रधान होते हैं और सभी उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय की सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। और मिश्रित वाक्य कहता है कि यहाँ पर सभी उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है, बाकी सारे उसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर आपके वाक्य के भेद क्लियर हुए। जैसा कि कक्षा 10 में है कि भाई हमारा प्रश्न आता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो रचना के आधार पर हमारे 3 वाक्य के भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अगर वाक्य के भेद से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।